नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस उसे अपने गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बना रहे। और दरअसल जब एआईएमआईएम ने कई बार महागठबंधन के बड़े घटक दलों यानी आरजेडी के नेताओं से गुहार लगाई कि अरे साहब, हम आपके साथ आना चाहते हैं, मुसलमान के वोटों का बंटवारा नहीं हो, एनडीए की करारी हार हो, बीजेपी हारे, बीजेपी का साथ हमने देश से बाहर दिया क्योंकि देश के नाम पर हम सब एक हैं, लेकिन देश के भीतर मैं बीजेपी के कई कानूनों से सहमत नहीं हूं। हमने सदन में या सदन के बाहर जोरदार तरीके से इसका विरोध किया। फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का यह पूछना है कि जब हमने वक्फ संशोधन बिल पर जोरदार तरीके से विरोध किया, हमने सीए का जोरदार विरोध किया, हमने हमेशा जिस तरीके से सरकार ने अपना रुख अख्तियार किया मंदिर मस्जिद के मसले पर, उसका भी हमने जोरदार तरीके से विरोध किया, तो फिर हमें आप महागठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बना रहे। और एआईएमआईएम यही नहीं रुकती, उसके प्रवक्ता कहते हैं, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि वीआईपी पार्टी को आप शामिल कर रहे हैं, जिन्होंने 2020 में आपके ऊपर पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाया था। वो आपके साथ थे लेकिन आपको छोड़कर चले गए। जहां तक अन्य पार्टी का सवाल है, उनको भी लेने के लिए आप तैयार हैं, जिन्होंने आपका साथ बार बार छोड़ा और फिर भी और बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन आपको हमसे क्या आपत्ति है, आप हमें साथ क्यों नहीं लेते। हम भी चाहते हैं मुसलमानों के वोट का बंटवारा नहीं हो, तो फिर हमारा साथ आपको पसंद क्यों नहीं है। जी हां, आपको सुनवाते हैं कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। भाजपा के अलायंस के लोग को ले सकते हैं तो एमआईएम को करिए। हमारे पर थोपिए मत कि हम 25 सीट मांग रहे हैं, हम 40 सीट मांग। हम चाहते हैं ईमानदारी से हमसे 6 एमएलए जीता है, उसके बाद आज शाहबाद, मगध, उसके बाद मिथिलांचल, आज एमआईएम की एक ताकत है। तो आज इस ताकत को आप पहचानिए, मिल के लड़िए, भाजपा को हराइए। नहीं लड़िएगा तो गोपालगंज, रानीगंज, कुर्दनी, उसके बाद इमामगंज आपके सामने एग्जाम्पल है। जब से हमने ये प्रस्ताव दिया है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का चेहरे का फाख्ता उड़ा है, जदयू के लोगों का फाख्ता उड़ गया है। ये कभी नहीं चाहता है, वही लोग नहीं चाहेगा जो एमआईएम से गठबंधन है, जो भाजपाई हो, जो आपके सप में भी हो या भाजपाई मिजाज का हो, आपका बना हुआ है लेकिन वो असली भाजपाई है, वो नहीं चाहता है। अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है, दिल को बड़ा कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, बिहार के विकास और उन्नति का सोच रहे हैं। क्योंकि अगर इस बार आप नहीं, सरकार अगर भाजपा को नहीं हरा पाइएगा तो फिर याद रखिए भाजपा को हराना बड़ा मुश्किल होगा। आपने मेरा एमएलए तोड़ा, तब भी अख्तरुद्दीन साहब दिल बड़ा करके ये प्रस्ताव रखे, तो इस पर पॉजिटिव सोचिए। हम झुक रहे नहीं, हम डर रहे नहीं। बिहार के हितों में, सीमांचल के हितों में, अपने कम्युनिटी के लोग क्या है, इसलिए हमने ओपन आपके सामने आपके लोगों। तो ये आपने सुना, आदिल हसन कह रहे हैं हम डर भी नहीं रहे हैं, लेकिन अपने कम्युनिटी के लोगों को नाराज करना नहीं चाह रहे हैं। कि क्या एआईएमआईएम पॉलिटिक्स कर रही है? क्या एआईएमआईएम को आरजेडी इसलिए साथ लेना नहीं चाहती क्योंकि आरजेडी को लग रहा है कि हम इनको लॉन्चिंग पैड क्यों दें, एक धर्म विशेष के लोगों का ठेकेदार इनको क्यों बनाएं, और अपने साथ हम लाएंगे तो कल हमारे लिए यही दिक्कत पैदा करेंगे, सत्ता में भागीदारी और हिस्सेदारी देना होगा, मुसलमान तो हम ही को वोट करेंगे। क्या सही में ऐसी बात है? क्या बात है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं हमारे मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवक्ता आरजेडी प्रमोद कुमार सिन्हा जी, अक्सर आप इन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। प्रमोद सिन्हा जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर। जल्दी ही हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ एक राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले प्रमोद सिन्हा जी, आपसे पूछना चाहता हूं, मुसलमानों के वोट का बंटवारा नहीं हो,
आपने देखा बेलागंज में आप हार गए, 35 साल से आप जीत रहे थे, वहां आपकी हार हो गई। इमामगंज हार गए, उपचुनाव में सब जगह हार गए। और एआईएमआईएम क्या कह रहा है, हमें 25 सीट नहीं चाहिए, हमें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, हमने वीआईपी की तरह कभी बीजेपी से दोस्ती नहीं की, हम तो आपका साथ देना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, फिर भी आप हमें साथ क्यों नहीं ले रहे? इसकी वजह क्या है? क्या वाकई आप बीजेपी को हराना भी चाहते हैं या नहीं चाहते? देखिए पंकज जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं और समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर के चलने की बात कहते हैं। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के तो आप देख रहे हैं 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले की बात हो या 17 माह का जो कार्यकाल रहा है, उस दौरान उन्होंने जिस प्रकार से बिहार की जनता की जन समस्याओं के निराकरण की दिशा में आगे बढ़े और जनता के जो मुख्य मुद्दे थे, जो चाहे वो रोजगार की बात हो, नौकरी देने की बात हो, चाहे अन्य मुद्दे जो उन्होंने वायदा किया था 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में, तो उन मुद्दों को लेकर के वो 17 माह में भी काम करने का काम किया है। अब रहा सवाल, आप जो सवाल उठा रहे हैं एआईएमआईएम के बारे में, तो सबसे पहली बात तो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतिगत मामलों के लिए अधिकृत हैं। और कोई भी नीतिगत मामला जो महागठबंधन से जुड़ा हुआ होता है कि महागठबंधन में कौन लोग आएंगे और कौन लोग रहेंगे, उसका निर्णय जो है, जो खास करके राष्ट्रीय जनता दल के परिप्रेक्ष्य में जब बात करेंगे, तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी अधिकृत है। तो वो इन सब चीजों के लिए जो है नीतिगत फैसले लेने के लिए। लेकिन जहां तक हमारी बात है एक प्रवक्ता के रूप में, तो एक प्रवक्ता के रूप में पार्टी के नीतियों, महागठबंधन में जो शामिल दल हैं और शामिल दल के जो विचार हैं, जनता और जनता के जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं। और आप देखिए कि जिस प्रकार से अभी बिहार और बिहार के जनता के जो मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर आप देखते हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुखर होकर के काम करते हैं, मुखर होकर के बात करते प्रमोद हैं। सिन्हा चाहे जी, नौकरी हो, प्रमोद सिन्हा जी, आप जो कह रहे हैं उसमें मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमति रखता हूं। मुझे आपकी किसी भी बातों में से कोई विरोध नहीं। मेरा सीधा सा सवाल है जो एआईएमआईएम आपसे पूछ रही है, भाई नौकरी नहीं मिल रही है, ये एआईएमआईएम भी सवाल उठा रही है। मुसलमान के साथ भेदभाव हो रहा है, वो एआईएमआईएम भी सवाल उठा रही है। एनडीए को हराना आप चाहते हैं, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी हराना चाहती है, वो आपके साथ जोड़ना चाहती है। मुसलमानों का वोट का बंटवारा ना हो, और जब बंटवारा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आपकी जीत और सुनिश्चित होगी। तो ये सारे सवाल हैं। और एआईएमआईएम का कहना है हमको उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए नहीं, हम 25 सीट मांग नहीं रहे हैं, हम किसी तरह का दबाव दे नहीं रहे हैं। जब मुसलमान 19-20% है, इसके वोट का बंटवारा नहीं हो, आपकी जीत हम सुनिश्चित करेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। फिर आप हमें शामिल क्यों नहीं कर रहे? जब हमारा कॉज एक, हमारी लड़ाई एक वजह से, तो हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ सकते? इस बात का जवाब दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं बतला देता हूं पंकज जी कि जिन मुद्दों की आपने बात कही, उन चीजों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है शुरू से मुखर रहा है। आप देखिए ना, चाहे किसानों की बात हो, चाहे वक्फ संशोधन बिल की बात हो, हर मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल मुखर होकर के सड़क से सदन तक अपनी बातों को रखने का काम किया और आंदोलन भी करने का काम किया है। रहा सवाल जो आप ओवैसी जी की पार्टी और उनकी बातों को जो आप रखने का काम कर रहे हैं, तो जो उचित प्लेटफॉर्म होता है, क्या वो मीडिया में अपनी बातों को रख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से? अब सवाल उठता है कि जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की 4 बैठकें भी हो गई है, सारी चीजें मीडिया के अंदर में है। और हम 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया था और मात्र 12,000 वोट के अंतर रह गया था, नहीं तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस समय ही मुख्यमंत्री बन गए होते। और हम तो लगातार उसके बाद 17 माह का कार्यकाल हमारा है,
जो कार्यकाल में प्रमोद हमारे सिन्हा नेता जी, आदरणीय प्रमोद सिन्हा यादव जी, ने- आप अपनी बात जितनी सहजता से रखते हैं और अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी आप हमारे साथ आए हैं और जिस तरीके से आप बिना हो हल्ला किए हुए अपनी बात को रखते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। पर हम जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, शायद वो उसका सीधा जवाब देना आपकी मजबूरी हो, क्योंकि आपकी एक पार्टी के साथ राजनीतिक प्रतिबद्धता है। हम उनकी बातों को प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं और कई बार आपकी बातों को भी प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ लेंगे और डायरेक्ट सवाल फिर से सीधा है। हम आपके पास आ रहे हैं क्योंकि हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े। डायरेक्ट सवाल सीधा है कि भाई हराना नीतीश सरकार को है, हराना बीजेपी को है। संतोष जी, इंदुकान दीक्षित जी के पास भी आऊंगा। तो संतोष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी से पूछना मैं चाहूंगा, सर ये बता दें कि जब हराना एनडीए को ही है, एनिमी कॉमन है, और उनका एक सवाल है कि वीआईपी तो कभी एनडीए का हिस्सा रही है, हम तो कभी एनडीए का हिस्सा रहे नहीं है, तो हमारी प्रतिबद्धता पर भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। चलिए, मीडिया में यह तय नहीं होगा, लेकिन आपको बार बार उन्होंने समय दिया, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, 14 दिन का अल्टीमेटम दिया। आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, उसमें आप एआईएमआईएम को निमंत्रण तक नहीं देते, न्योता तक नहीं देते। वो बेचारे कह रहे हैं हमें शामिल कर लो, आप उनकी तरफ देख नहीं रहे, जबकि आपका एनिमी कॉमन है। तो इसलिए अब उनको मीडिया में आना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी राजनीति करते हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी, इस बारे में आप जरा डिटेल से बताएं कि क्यों आरजेडी, क्यों कांग्रेस असुद्दीन ओवैसी से दूरी रखना चाहती है। जी पंकज जी नमस्कार। हमारे जी नमस्ते। को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा मुद्दा आपने रखा है डिबेट के लिए, और इतना प्रासंगिक है खासतौर से बिहार चुनाव को देखते हुए। देखिए, ये लगातार भाजपा के विरोधी जितने भी दल हैं, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, इवन टू सम एक्सटेंड कभी कभी आम आदमी पार्टी भी, अर्थात जो बीजेपी एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, उनके विपरीत जो लोग भी हैं, उनका पूरे देश में एक राजनीतिक तर्क रहा है। उन्होंने एक विमर्श खड़ा करने का प्रयास किया लगातार पिछले कई सालों से कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी बी टीम है बीजेपी की, वो अपने कैंडिडेट्स जहां नहीं जीत सकते वहां भी खड़ा करके भाजपा का मार्ग प्रशस्त करते हैं जीतने का। अब ये जो इतना बड़ा एक विमर्श उन्होंने पूरे देश में खड़ा किया, अगर वो आरजेडी या कांग्रेस के लोग उन्हें बिहार इलेक्शन से पहले अपने गठबंधन में सहयोगी के रूप में शामिल कर लेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि उनका ये हमेशा का एक जो शिगुफा था वो खत्म हो जाए। और ये आरोप जो लगाते रहे हैं कि वो वोट कटुआ पार्टी की तरह ज़्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जहाँ पे उनकी खास कंस्टिट्यूंसी हैदराबाद के बाहर नहीं है, जहाँ भी देश के जिस भी हिस्से में, ये पूरा का पूरा उनका एक बनाया हुआ जो माहौल है पूरे देश में, वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए, आरजेडी की मजबूरी क्या है कि आरजेडी का कोर वोट बैंक क्या है। उनका कोर वोट बैंक, लालू जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी राजनीति जब अपने पूरे शबाब पे थी, वो कोर वोट बैंक जिस पर भरोसा करते रहे वो M+5, और वो तो खुलेआम कहते थे चुनाव में कि हमारा M/5 समीकरण। अब मुसलमान और यादव, इनमें अगर कोई भी सेंध लगाता नजर आए, तो आखिर इस पार्टी को कैसे ये चीज मंजूर होगा? कभी नहीं मंजूर होगा। और हकीकत में मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ अलायंस करके एक बड़ा गैम्बल किया। जानते हैं आप, क्योंकि ट्रेडिशनली मुस्लिम, दलित, ये वोटर्स ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ पूरे देश में, क्योंकि एक समय में एकमात्र वो पार्टी थी जिसका देश के हर कोने में, हर गांव में एक अपना वजूद था, एक नेटवर्क था, एक कैडर था। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी ने देखा कि कांग्रेस का अस्तित्व तो लगभग उत्तर प्रदेश में मिट गया है, वो 0 तक आ गए, बेशक पहले वही थी, अकेले पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने आपने देखा कि बीजेपी को हराने के लिए अपने साथ जोड़ लिया समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस।
लेकिन जैसे ही ये एहसास हुआ अखिलेश जी को कि हमसे बड़ा आजकल मुसलमान की पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस हो गई, और जब वोटर को एक बार इस चीज का एहसास होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, कि हमारा जो ओरिजिनल पार्टी हमारी थी वो अब आ गई, और वो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, चाहे फिलिस्तीन का मुद्दा हो, हमास का मुद्दा हो, चाहे टर्की का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, हमारे लिए वो खड़े होते हैं। अगर मुस्लिम हक की बात होती है, चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो देश के अंदर, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे शाबानों का मामला हो, इतना खुलेआम उलेमाओं को, मुस्लिम मौलवियों को प्रश्रय देने वाली पार्टी कोई है पूरे देश में आजादी के बाद से। इवन आजादी के पहले भी कई बार चर्चा होती है कि खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने यहाँ करवाया, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। तो ये मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए ये जो पॉलिटिक्स है, ये करने वाली पार्टी हमारे पास वापस आ गई, तो भाई तो देश में दुनिया में हर जगह हमारी बात उठाने के लिए काबिल है। और अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मजबूत भी हो चली है। एक सेक्शन मुसलमानों का यह मानने लगा है कि राहुल गांधी जी भविष्य के प्रधानमंत्री देश के हैं। ऐसे में अब इन पार्टियों को, जो क्षेत्रीय दल है, अपने अपने राज्यों में खतरा उत्पन्न हो गया है कि कल जिस कांग्रेस के खिलाफ पॉलिटिक्स करके वो जमे अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में, अब वो कांग्रेस ही उनका जड़ काटने के लिए खड़ी होने लगी। ये उनके लिए खतरे की घंटी है। आपको याद होगा पंकज जी, 2024 के आम चुनावों के पहले मैंने ये कहा था कि कांग्रेस के साथ जो जो पार्टियां कांग्रेस विरोधी राजनीति करके सत्ता में आई हैं अपने अपने इलाकों में, वो जब कांग्रेस के साथ अलायंस कर रही हैं तो भविष्य में उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा जब कांग्रेस अपनी जड़ें जमाने लगेगी। नहीं तो ये जो खतरा, इंदुकांत दीक्षित जी ने बड़े सही तरीके से सवाल रखा कि आखिरकार मुस्लिम वोटों का ठेकेदार नहीं चाहिए इनको लगता है कि मुस्लिम वोट हमारा है और मजबूरी में ही सही वोट हमको करेगा, हम किसी के तरफ जाने क्यों दें। क्या यही वजह है? राजनीतिक वजह है और कोई वजह नहीं। और AIMIM भी अपना कार्ड बड़ा अच्छा से खेल रही है। इनको इनकी राजनीतिक जो वो कहते हैं ना गोताखोरी जो है, उसका जवाब राजनीतिक तरीके से ही दे रही है। वो आवाम को ही कह रही है देखो भाई हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, मुसलमान का वोट बटे नहीं, इसलिए हम उनके साथ, हाँ वही कह रहा हूं, दोनों एक दूसरे के साथ जोरदार पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता भी आ गए, आदिल हसन साहब, इनका बाइट हम दिखा रहे थे। आपका बहुत स्वागत है। और आपने जो कहा वो हमने दिखाया, और वही हमें लगा कि आज उसी पर डिबेट होना चाहिए कि भाई दोनों का कॉज एक, दोनों का दुश्मन एक, और फिर दोनों साथ क्यों नहीं हो रहे हैं। तो दरअसल कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन, यह समझना जरूरी है। तब मैं एक और टर्म का मुझे लगता है एक और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगा। राजनीतिक दुश्मन कोई हो सकता है, लेकिन अगर एक ही वोट में सेंधमारी करना हो तो दरअसल यही एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि उसी वोट पर तो राजनीति चमकाना है। इसलिए राजनीतिक दुश्मन बीजेपी और नीतीश कुमार हो सकते हैं, लेकिन अगर मुसलमान वोटों का सवाल है तो भाई AIMIM को भी चाहिए, RJD को भी चाहिए। और RJD क्यों कहेगी कि मेरे मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में AIMIM घुस जाए, क्यों चाहेगी? और इसीलिए ओवैसी साहब को दाखिला मिल नहीं रहा है। और इस बात का आदिल हसन साहब जैसे ओवैसी साहब के जुझारू नेता बिहार में घूम घूम करके कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ आना चाह रहा हूं, मैं आपके साथ आना चाह रहा हूं, मुझे उप मुख्यमंत्री नहीं बनना, मुझे 25 सीट नहीं चाहिए, आपने मेरी पार्टी भी तोड़ दी, वो दर्द भी भूल जाएंगे, वो गम भी भूल जाएंगे, लेकिन आइए बीजेपी को हराने के लिए हम आप एक साथ हो जाएं। जोर जोर से कह रहे हैं। जब आवाज नहीं सुनाई पड़ी तो आज आदिल हसन साहब बिहार की बात में भी बैठ गए। संतोष जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, अभी आदिल हसन साहब से जवाब लेंगे। संतोष जी, मैं यही समझना चाहूंगा कि क्या असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और RJD एक दूसरे को राजनीतिक तौर तरीकों से जोरदार जवाब देना चाह रही है? क्योंकि आखिरकार करना तो पॉलिटिक्स ही है ना। कैसे देख रहे हैं आप?
संतोष कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। देखिए, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव का मामला हो, ओवैसी जी पर एक ठप्पा लगा हुआ है कि भाजपा की बी टीम के रूप में वो काम करते हैं। उन्हीं राज्यों में वैसे ही कैंडिडेट देते हैं जहां की इंडिया गठबंधन को नुकसान हो और भाजपा को फायदा हो। तो ये उन पर ठप्पा लगा हुआ है, और ये खासकर बंगाल चुनाव में देखने को मिला और बिहार चुनाव में देखने को मिला। और बिहार के खासकर मुसलमानों से अगर बात कीजिए तो ओवैसी जी पर वो ठप्पा मुसलमान भी यही कहते हैं कि ओवैसी खड़ा होकर वोट काटते हैं, और पिछली बार अगर ओवैसी नहीं रहते तो एनडीए की सरकार समाप्त हो जाती और इंडिया गठबंधन की और तेजस्वी की सरकार बनती है। आम मुसलमानों के बीच चर्चा है, और यही वजह है कि ओवैसी अब वो धब्बा मिटाना चाहते हैं अपना। ओवैसी पर यह धब्बा है, मायावती पर यह धब्बा है कि भाई वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हैं। तो ओवैसी जी अपना वो धब्बा जो उन पर लग गया है कि भाजपा की बी टीम का है, वो मिटाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि भाई उनके पार्टी के लोग कि भाई हम भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन का भी लक्ष्य है भाजपा को हराना, और हमारा भी लक्ष्य है भाजपा को हराना। तो ये मेन है ओवैसी जी का कि जो उन पर अल्पसंख्यक मुसलमानों का भरोसा ओवैसी नहीं जीत पा रहे हैं बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो वो भरोसा जीतने के लिए वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन उनको ले। तो भरोसा जीतने के लिए इंडिया गठबंधन अगर उन्हें ले लेती है अपने पाले में लेती है और फिर वो चले जाते हैं, तो फिर उन पर जो मुसलमानों का भरोसा टूट गया, वो फिर भरोसा जुट जा सकता है, और वो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन नहीं चाहता है ओवैसी को कि अपनी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल करे। जैसे आप देख रहे होंगे बिहार चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए में थे, इंडिया गठबंधन में आए, और चुनाव के ठीक पहले वो इंडिया गठबंधन से चले गए एनडीए में। तो गाहे बगाहे इंडिया गठबंधन के नेताओं में भी ये था कि नीतीश कभी भी जा सकते, कभी भी भाग सकते हैं। यही वजह है कि ओवैसी को बोला जाता है कि दूध का जला छाछ की फूंक। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन नहीं चाहते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग ओवैसी जी को इंडिया गठबंधन में जोड़ते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ओवैसी जी अगर फिर से खुल करके इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात करेंगे और तेजस्वी यादव से अगर पर्सनली बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि चुनाव के संतोष जी नहीं, मैं चाहूंगा आदिल हसन साहब आपकी बात का जवाब दें। संतोष कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं और बड़े ही इंडिपेंडेंट तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पर अक्सर बात करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हैं ये। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और आदिल हसन साहब बाद में सवाल पूछेंगे। इस तरह का आरोप किस पर नहीं है? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, कल ही पंजाब में कह रहे थे। गुजरात में वो अभी उपचुनाव में जीते हैं तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी के पेरोल पे हैं। दिल्ली में वो हारे तो कहने लगे कि कांग्रेस इसलिए चुनाव में उतरी क्योंकि आम आदमी पार्टी को हराना चाहती थी। कांग्रेस को लेकर के सभी लोगों में चिंता है कि अगर कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार पा गई तो हमारे क्षेत्रीय दलों का क्या होगा, जो मुसलमानों को हमेशा डराते हैं कि देखो तुम इनसिक्योर्ड हो, 70 साल से यही हो रहा है, तुम असुरक्षित हो, हम तुम्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जब ये असुरक्षा हट जाएगी तो फिर वो सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? और दरअसल ये जो सुरक्षा प्रदान करने का जो रेस है उसमें कब कौन आगे हो जाता, कभी कांग्रेस आगे हो जाती है, कभी क्षेत्रीय दल आगे हो जाते हैं। अब इसी रेस में ओवैसी जी भी शामिल होना चाहते हैं। उन पर एक तरफ आरोप लगता था कि अरे भाई वो एंटी नेशनल है, मैं गद्दार शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा अपने प्लेटफॉर्म पर। बीजेपी ने जोरदार लगाया, उनके समर्थकों ने लगाया। अभी पहलगाम हुआ, उसके बाद वो विदेश गए, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से चर्चाएं की, मुझे लगता है अब उनके विरोधी भी उनके समर्थक बनने लगे। सोशल मीडिया पे उनकी प्रशंसा जोरदार तरीके से हुई, हिंदुओं में भी उनकी मास फॉलोइंग बढ़ने लगी है और उनके प्रशंसक तो बढ़ गए, इस बात से आप जरूर सहमत होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मीडिया में आना पड़ रहा है। तो ये भी नहीं है कि इन्होंने तेजस्वी यादव को अपना एप्लीकेशन नहीं दिया होगा कि हम आपके साथ आना चाहते हैं।
इनके नेता अख्तरुल इमाम तो पहले आरजेडी के ही विधायक थे ना, आदिल हसन साहब, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आदिल हसन साहब की पहुंच लालू जी तक नहीं होगी, इस बात को तो मैं मान नहीं सकता। विधानसभा वो भी जाते होंगे और वो कह रहे होंगे कि मैं आपके साथ आना चाहता हूं, मुझे 25 सीट नहीं चाहिए, मुझे उप मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए जैसा कि मुकेश साहनी को चाहिए। तो फिर मुकेश साहनी जरूरी और ओवैसी क्यों गैर जरूरी? ये सवाल तो लोग पूछेगा, ये सवाल मुसलमान भी पूछेंगे कि अरे भैया हमें क्या लालटेन में तेल की तरह इस्तेमाल करोगे जैसा प्रशांत किशोर कहते हैं। ये सवाल तो अब आपने ले लिया तो खतरा, क्योंकि वो आपको लॉन्ग रन में खतरा दिखता और नहीं लिया तो असुद्दीन ओवैसी साहब जोरदार तरीके से जनता के बीच में वकालत करेंगे कि देखो तुम किस तरीके से तेल की तरह इस्तेमाल हो रहे हो, तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिल रहा है और तुम्हारे हिस्सेदारी की बात हम करते हैं तो हमें महागठबंधन ने अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया। आदिल हसन साहब, आप संतोष कुमार जी की बात का जवाब दे सकते हैं और मेरी बातों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए पंकज साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरा यही कहना है हमारा कि लालू जी की राजनीति तो एंटी कांग्रेस रही है, लेकिन आज परिस्थिति बनी लालू जी भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। ये इस बात को तो लालू जी नकार नहीं सकते हैं, लेकिन आज परिस्थिति बदली तो लालू जी कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस लालू जी के साथ है। हमारा मकसद भाजपा को हराना है, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है। नीतीश जी टोटल कोलैप्स हो गए। आप याद रखिए, जब मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव अपनी पत्नी को महिला आयोग का मेंबर बना दे, जो नीतीश जी में नहीं था ये सब मामला, संजय झा जी अपनी दोनों बेटी को सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, गवर्नमेंट एडवोकेट बना दे, नीतीश जी को अगर होश हवास रहता तो नीतीश जी उनको पार्टी से निकाल देते। नीतीश जी का वो क्रेडिबिलिटी है। आदिल जी एक बात पे मैंने आपने कहा अपनी पत्नी को आयोग का सदस्य बना दें, इस पे मैं सहमत हूं, लेकिन संजय झा की दोनों बेटी बहुत काबिल हैं और जो उनको जगह मिला है वो जगह 500 लोगों को मिला है। आप जान लीजिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हैं और दरअसल अगर किसी बड़े बाप की बेटी और बेटा होना गुनाह है, इस वजह से आप सवाल उठा सकते हैं तो अलग बात है, नहीं तो ये मैं आपको कह सकता हूं कि कॉम्पिटेंसी लेवल पर उनको ऐसा कोई जगह नहीं दिया गया जिसकी चर्चा मीडिया में हो। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, बाकी आपकी आजादी, आप जो चाहें बोले। सर देश में कम से कम हजारों लोग विदेश में, मैं खुद बाहर लॉ स्कूल से पढ़ के आया हूं, बहुत ऐसे लोग मेरे घर में हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, आप उनको बनवा दीजिए। उनको ऑक्सफोर्ड से मेरा भाई पीएचडी कर रहा है, मेरा भाई स्टैनफोर्ड में एक कजन भाई पढ़ रहा है, मैं जान रहा हूं कि क्या है। लेकिन ये जो इजी जो स्टेप था, ये कहीं ना कहीं, ये आप भी जानते हैं, कंपिटेंसी सबकी है, लेकिन जब आदमी सत्ता में रहता है उसकी कहीं ना कहीं मदद ली गई। संजय झा जी प्रधानमंत्री से मिलने में और लॉ मिनिस्टर से मिलने में 10 मिनट लगेगा, लेकिन एक आम भारतीय को कितना बड़ा भी टैलेंटेड हो, ऑक्सफोर्ड का हो, स्टैनफोर्ड का हो, कैम्ब्रिज का हो, उसको वो नहीं मिलेगा। ये स्पेस संजय झा जी को जदयू के चलते मिला, उनकी बेटी के क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं कर रहे। नीतीश जी ने इस चीज को बढ़ाया नहीं था। नीतीश जी का यह मिजाज कभी नहीं रहा है कि परिवारवाद को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट करें। नीतीश जी का एक बहुत ईमानदाराना छवि रहा है बिहार में। नीतीश जी अपने आप को, जो हेल्थ के चलते अपने आप को सरेंडर कर दिए हैं, मेरे ये अफसोस आ रहा है। अच्छा, राजद पे आइए, राजद पर हमारी जो बात है, हम देखिए मुकेश सहनी जी बीजेपी से आए थे, बाजाप्ते 2020 का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था कि राजद खंजर गोपी आप उनको ले लिए। आप ही बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जी को ले लिए जो मोदी कैबिनेट छोड़कर आए थे, जीतन राम मांझी जी एनडीए छोड़कर आए, उनको आप ले लिए। कांग्रेस के खिलाफ आपने राजनीति की, उनको आप ले लिया। अखिलेश यादव जी कांग्रेस के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो परिस्थिति बदलती है। तेजस्वी जी को ये हम डर रहे नहीं, हम झुक रहे नहीं, हम बिहार के लिए, क्योंकि मकसद एक है। अहंकार में कोई नहीं जीता है, याद रखिए। इस देश में अहंकार में सब, आज मोदी जी का जो टीआरपी जो घटा है और हर दिन घट रहा है, इनके अहंकार के चलते 240 पर आ गए हैं और अब 100 के भी अंदर आएंगे, क्योंकि पब्लिक इनका जो सुनते सुनते मन बल गया है। और हम आपको करेक्ट कर दे, एक भी सीट बिहार में जब हम 2020 में लड़े थे, जिसके चलते एक भी सीट बीजेपी नहीं जीती थी, और हमने जो 5 सीट जो जीता है वो बीजेपी एनडीए को हरा के जीता था सीमांचल में। राजद सीमांचल में सिर्फ 1 सीट जीती है, ठाकुरगंज 24 सीट में सिर्फ 1 विधानसभा राजद जीती है। और वोट किसी का
कपौती नहीं होता नहीं है, नहीं रैयत नहीं नहीं नहीं, होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, पर यह बताइए आपको राजद क्यों नहीं ले रही? अभी संतोष जी कह रहे थे कि सुनिए, आप हम शायद सुनिए। तेजस्वी यादव से मिले नहीं होंगे, लालू जी से मिले सुनिए, नहीं होंगे, सुनिए। आपने अपना एप्लीकेशन दिया नहीं होगा, आपको क्यों नहीं ले रहे हैं गठबंधन? देखिए, अब ये उनके दिल में क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन अख्तरुल इमान साहब उनके जितने सेकंड लाइन के लीडरशिप हैं, जितने मुकेश सहनी जी से बात हुई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को अनुरोध किया, सीपीएम के सेक्रेटरी साहब को अनुरोध किया, सीपीआई के सेक्रेटरी साहब को अनुरोध किया, हर लोग को हमने, माले के जो जिम्मेदार हैं उनसे हमने अप्रोच किया। तेजस्वी जी से डायरेक्ट नहीं बात हुई, लेकिन उनके जो लोग हैं उनसे डायरेक्ट बात हुई और बोले कि हम खुले मन से, ईमानदारी, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी हो और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और जो सेकुलर मिजाज के लोग हो वो चाहते हैं कि आज मिलकर ओवैसी साहब महागठबंधन में लड़े और बिहार को एक मजबूत क़ियादत मिले। और ओवैसी साहब की क्रेडिबिलिटी पर अब कोई सवाल नहीं उठा सकता है, भाजपा की उतनी क्षमता अब नहीं है हम कि भाजपा मेरे पर सवाल करे। भाजपा के पास कोई मजबूत आदमी नहीं था जो विदेश में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करे, उसको वही ओवैसी साहब, वही सलमान खुर्शीद साहब का सहारा लेना पड़ा, वही शशि थरूर जी का लेना पड़ा, क्योंकि भाजपा जानती है कि प्रदीप भंडारी, सुधांशु त्रिवेदी या शहजाद पूनावाला ये सब टीवी पे बकबक अच्छा कर सकता है, लेकिन विदेश में जब विदेशी मामले होंगे, फॉरेन पॉलिसी पे इन लोग नहीं बात कर सकता है। तो ये बात समझिए। और भाजपा भी आज ओवैसी साहब के एंट्री से महागठबंधन से चलिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आदिल जी, बने रहिए हमारे साथ। 10 सेकंड। दिलीप जायसवाल जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। और जो जदयू के प्रवक्ता, जिस दिन से हमने महागठबंधन का प्रस्ताव रखा है, दिलीप जायसवाल जी की नींद उड़ गई है, जदयू की नींद उड़ गई है। अब तो खेल नहीं हो पाएगा, अगर मिल के लड़ेगा तो इनका तो सत्यानाश हो जाएगा। इनका जो बांटते थे, जो गोपालगंज हारे, कुर्नी हारे, इमामगंज हारे, रानीगंज हारे, खत्म हो जाएगा। आदिल हसन जी, दिलीप जायसवाल की नींद उड़ी है या अपने आरजेडी और ये सेकुलर पार्टियों की नींद उड़ा दी है? जरा ये सच बता दीजिए। आप भी राजनीति करने में पीछे नहीं हैं। आप भी, अगर वो आपको नहीं लिए तो आप तो मुस्लिम बाहुल इलाके में जा कर कहेंगे कि देखो मुझे अछूत क्यों बना दिया। आप भी उनको बख्शेंगे थोड़ी, ये तो सबको समझ में आ रहा है। बोलिए, इतना मेरे एमएलए को भी लोगों ने तोड़ दिया। मेरा मकसद भी एक है, हम डिप्टी सीएम का शर्त भी नहीं रखे, हम सीट का भी शर्त नहीं रखे, हम ईमानदारी से भाजपा को हराने के लिए प्रस्ताव पूरी दुनिया के सामने रख दिए। उसके बाद भी आप जलील कीजिएगा, उसके बाद भी आप न्याय नहीं कीजिएगा, सम्मान नहीं दीजिएगा, तो मरता क्या नहीं करता। फिर तो मजबूरी में जनता की अदालत में जाएंगे कि भाई इल्जाम मत लगाना मुझ पर। प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता हैं, आपकी बात को ले जाएंगे पार्टी के नेतृत्व स्तर पर। अब तो टीवी 9 भी गवाह है ना आप जो कह रहे हैं, और प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद साहब जाके बतलाएं तेजस्वी जी को। पहले मैं आदिल जी की उन बातों का जवाब दे दें जो वो कह रहे थे। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब 90 में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय की वो बात कर रहे थे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही कहा था कि सत्ता रहे या जाए, लेकिन हम सांप्रदायिक ताकतों के सामने कभी समझौता नहीं करेंगे। और उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार करने का काम किया था। ये बतलाने की जरूरत नहीं है और किसी से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल जो है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास ही नहीं करती है, उसको आत्मसात करते हुए, और जब जब बात गंगा जमुनी तहजीब की आती है तो राष्ट्रीय जनता दल उसी पे काम करने का काम करती है। देश की जो सामाजिक ताना बाना है उस पर काम करने का काम करती है। ये बतलाने की जरूरत नहीं है किसी को। दूसरी बात है, ये कह रहे हैं कि अभी कौन कौन लोग महागठबंधन में हैं। अरे भाई, कौन कौन लोग महागठबंधन में है उस पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। महागठबंधन में जो शामिल दल हैं उनकी मजबूती, वो लोग सब इंटैक्ट हैं, मजबूत होकर के बिहार और बिहार के आम आवाम के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे एमएलए को तोड़ दिया गया। अरे भाई, जो आपके एमएलए थे वो राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा में विश्वास करके हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपना नेता मान करके हमारे दल में शामिल होने का उन्होंने काम किया है। ये पहले आप समझ लीजिए। रहा सवाल कि आप जो ये कह रहे हैं मीडिया में कि हम चाहते हैं आना, हम चाहते हैं आना, आपने कहा कि मैं तमाम दलों से जो महागठबंधन में शामिल जो दूसरे दल हैं, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दलों के, उनके नेताओं से आपने बात किया है। तो आपने बात किया है तो क्यों आपके, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की ही बात पंकज जी कर रहे थे, मैं जानता हूं
आपके प्रदेश अध्यक्ष हमारे पार्टी में भी रह चुके हैं और हमको बढ़िया से पता है, हम आज से पार्टी में नहीं है। तो सवाल उठता है कि आप तो सिर्फ मीडिया के बीच में ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के आम आवाम की बात करते हैं, बिहार के A to Z की बात करते हैं, समाज के सभी वर्गों की बात करते हैं, और जो अभी वर्तमान में समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, पलायन हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर के मुखर होने का काम कर रहे हैं। और जनता के बीच में एक रोड मैप उन्होंने देने का काम किया है कि जब हम आएंगे तो हम ये काम करेंगे और 5 सालों में बिहार को जो है विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने का भी काम करें। चलिए, मुझे लगता है प्रमोद जी और उन्होंने 2020 में भी जो वायदा करने का काम किया था, बिहार की जनता ने देखा कि 17 माह के ही अल्पकाल में उन्होंने उस पर खड़ा उतरने का काम किया। उन्होंने कहा था IT पॉलिसी लाएंगे, टूरिज्म पॉलिसी लाएंगे, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाएंगे। हमारे नेता ने उसको 17 माह में करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे भगवान भी धरती पर आ जाएंगे, नहीं लेकिन नियोजित शिक्षक अरे वो सारी बात ठीक है, एक्सेप्टेड प्रमोद जी एक्सेप्टेड। इनको जगह देंगे ये बोल दीजिए ना, ये बोल दीजिए, या नहीं देंगे वो भी बोल दीजिए। नहीं, मैंने पहले ही कहा पंकज जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो इन सब नीतिगत फैसलों पर लेने के लिए अधिकृत हैं, एक प्रवक्ता के नाते मैं इस पर बयान नहीं दे सकता हूं, लेकिन हमारी जो पार्टी की नीतियां हैं, हमारे पार्टी के जो कार्यक्रम है, जो विचार है और जनता से जुड़े हुए जो सवाल है, उनको लेकर के ठीक है मैं आप फेयर एनफ, आपने अपनी बात रख दी। आदिल हसन साहब, आप जल्दी से बोलिए। मैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, संतोष कुमार जी के पास जाना चाहूंगा, आप उनका कुछ जवाब देना चाहते हैं। सर, लोकसभा में 2019 में अख्तर उल इमान साहब 3,10,000 वोट लाए, 2024 में 3.25 लाख लगभग वोट लाए। UPA 1 UPA 2 में हम लालू जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, सोनिया जी के साथ थे। न्यूक्लियर डील में हमने वकालत की। प्रणब मुखर्जी साहब को राष्ट्रपति में वोट दिया, मीरा कुमार जी को दिया, इमरान प्रतापगढ़ी जी को राज्यसभा में महाराष्ट्र में मेरा MLA वोट दिया। हम आज तक भाजपा के साथ खड़े नहीं रहे, क़यामत के सुबह तक हम भाजपा के खिलाफ रहेंगे। लेकिन मुकेश सहनी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी सब भाजपा के साथ रहे। नीतीश जी भाजपा के साथ सरकार बनाए, आप उनको ले लिए हैं। नीतीश जी 2-2 बार भाजपा के, हमेशा भाजपा के, आप उनको ले लिए। लेकिन जो सबसे मुखर आवाज भाजपा के खिलाफ इस देश में अरे तो है, आदिल हसन जी वो नेता ले लिए ना, आप तो उनका वोट ले लेंगे। दिक्कत यहां पर है ना, तो आप उनका वोट ले लेंगे तो वो आपके साथ क्यों आएंगे? अरे आजकल बंद कमरे में जो बात होती है वो पहुंच जाती है, जो जरूरत होती है। और आप जोर जोर से बोल रहे हैं, वो इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आप उनका वोट ले लेंगे। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आ रहा हूं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, संतोष जी, मैं चाहूंगा डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी जवाब दें, फिर संतोष जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए पंकज जी, जो दिल की बात है वो बहुत सही कहा आदिल जी ने, वो बिल्कुल प्रमोद कुमार सिन्हा जी की हर बात में झलक रहा है और आपने एकदम सही पकड़ा इनको। देखिए, वोट ही कट जाएगा तो जो कह रहे हैं आदिल जी हम सब कुछ करने को तैयार है, अगर उनके पास एक बार वोटर चला गया बिहार का तो फिर वो क्या खाने के लिए RJD के पास जाएगा। और देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि कांग्रेस विरोध की राजनीति जो करता है, अगर एक बार कांग्रेस को अपने कंधे पर बैठाया और कांग्रेस ने अपनी जड़ें जमा ली तो वो भूल जाए कि उसको वोट मिलेगा। और माइनॉरिटी वोट मैं पिछले कई इलेक्शन से देख रहा हूँ, ये ट्रेंड है कि बीजेपी को नहीं पड़ता है। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, उसकी नीतियों के कारण या जिस भी कारण से उनके खिलाफ अयोध्या आंदोलन के बाद जब माइनॉरिटी वोटर हुआ तो जो उनकी अपनी नीतियां हैं, जो राष्ट्रवादी नीतियां हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो इस बात को भी कहते हैं कि जी नहीं, ये हमारी पसंद की नहीं है। तो अब अगर RJD ने स्पेस दिया और ये बहुत ही अच्छा एक प्रपोजल दिया है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं सुन रहा था जब वो विदेश से लौट के आए थे, उन्होंने कहा हमें तो पता भी नहीं है कि बिहार में ऐसा प्रपोजल दिया गया है, वो हमें लेना नहीं चाहते हैं, हम तो दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन जब उन्हें पत्रकारों ने बताया कि नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा किया है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, आपने भी सुना होगा, कि उनको हक है
ये कितनी अच्छी डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि पार्टी का मुखिया कहता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को या प्रदेश के नेताओं को हक है, और वो अगर ये प्रस्ताव दिए तो हम इंतजार करेंगे कि क्या जवाब आता है। और अब जो जवाब आया या नहीं आया, जो इशारों में आ रहा है, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा राजनीतिक सबक होगा आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के लिए कि अब वो पूरे देश में कहीं भी खुलेआम ये नहीं कह पाएंगे कि ये ओवैसी की पार्टी के लोग बीजेपी की बी टीम में। पहली बात। दूसरी बात, जो मुस्लिम वोटर जो ओवैसी को चाहता है राष्ट्रीय नेता के तौर पे, अगर मुस्लिम नेताओं में भारत में देखें तो ओवैसी ने एक अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। मैंने देखा है साइकिल का पंचर बनाने वाले से लेकर के गोल्डन ज्वेलरी के दुकानदार के पास भी उनके मोबाइल का स्क्रीन सेवर जो होता है वो ओवैसी साहब होते हैं। मैं तो सरप्राइज हुआ आज से 3-4 साल पहले जब एक साइकिल बनाने वाले के, पंचर बनाने वाले के उसमें हमने देखा स्क्रीन सेवर में, तो हमें ऐसा लगा कि वास्तव में देश के कोने कोने में मुसलमानों के मुद्दे उठा करके ओवैसी जी ने एक बड़े वर्ग पर मुसलमानों के अपना दिलो दिमाग पे स्थान बनाया है। और अब जो देश को रिप्रेजेंट करके वो दुनिया में आए हैं, जिस तरह से उन्होंने ये साफ कर दिया कि पहले के जो बहुत सारे मुस्लिम नेता होते थे, खासतौर से कांग्रेस के, वो दो तरह की बात करते थे। जब पाकिस्तान और भारत के बीच में चुनाव होता तो पाकिस्तान की बात करते थे कई मौकों पर, लेकिन एक अब ऐसा नेता मुसलमानों में आया है जो देश के भीतर मुसलमानों के हक की बात करता है, चाहे वो हमें जायज लगे चाहे नाजायज लगे, लेकिन देश के बाहर, देश की भारत डॉक्टर इंदुकांत जी, इंदुकांत दीक्षित जी, मैं आपकी इन बातों से 100% मतलब यकीन रखता हूं, समर्थन करता हूं, और इसीलिए असुद्दीन ओवैसी तमाम मुस्लिम नेताओं से अलग दिखते हैं। अपने मुस्लिम आवाम के हक में भी जोरदार बोलते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो उनकी बातों में कहीं एम्बिग्विटी नहीं दिखता, चाहे पाकिस्तान का मसला हो चाहे किसी का मसला हो। यह मैं खुले प्लेटफॉर्म से कह सकता हूं। कहीं मैंने नहीं देखा कि वो इस तरह की बात करते हो जिसका डबल मीनिंग हो, उनको कोई बात करने में सकुचाहट हो। और जब इस बार वो देश के बाहर निकले और उन्होंने देश को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, आप ध्यान रखिए शशि थरूर को पार्टी के भीतर क्या झेलना पड़ा, सलमान खुर्शीद के बारे में पार्टी के भीतर ही किस तरह की आवाज उठी, और असुद्दीन ओवैसी को लेकर के जो सारे लोग कहते थे एंटी नेशनल हैं, ये हैं, वो तारीफ करने को मजबूर हो गए सोशल मीडिया पर, अन्य जगहों पर। और मैं डे वन से इनको सुनता हूं, तो जब भी पाकिस्तान की बात होती है जितना मुखर होकर के ये बोलते हैं उतना ही कोई अन्य नेता बोलता होगा। सिर्फ एक बात और जोड़ दूं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक असदुद्दीन ओवैसी जी के इस अपने जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस गए थे भारत के, उसमें जो परफॉर्म किया उन्होंने एक तरह से अपने आप को और अपनी पार्टी को रिफॉर्म कर लिया इसके माध्यम से, और देश की जनता के मन में जो एक भ्रम था उन्होंने एक अच्छी जगह बनाई। और शायद जो एक बड़ा मुस्लिम वर्ग देश का, कहीं कहीं ऐसा लगता था कि नहीं, मुसलमान का मतलब पाकिस्तान के साथ। और कई बार हमने देखा, मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूं, क्रिकेट मैच में पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान जीत जाए तो पटाखे छूटते थे। उस वर्ग का मुख्य धारा में वापस लाने का एक बड़ा प्रयास उनका होगा, जिस तरह की राजनीति अब वो कर रहे हैं। और इसी का भय सता रहा है आरजेडी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टी। चलिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। मैं संतोष जी से, मैं आ रहा हूं, मैं आदिल जी आ रहा हूं, प्रॉपर टाइम दूंगा, आप परेशान मत होइए। हमारे डिबेट में यही होता, सबको हम खूब समय देते हैं, किसी की बात नहीं काटते, सब अपनी बात रखें। संतोष जी, आपको लगता है कि असुद्दीन ओवैसी भी अब विक्टिम कार्ड खेलेंगे अगर इनको महागठबंधन में नहीं लिया गया तो, कि मुझे अछूत क्यों माना जा रहा है क्योंकि मैं मुस्लिम के हक की बात करता हूं? आपको ये लोग सालों से ठग रहे हैं, अपनी पार्टी से सिर्फ 2 सीट लोकसभा चुनाव में देते हैं, विधानसभा चुनाव में आपकी आबादी के हिसाब से सीटें नहीं देते हैं। और अब जब हमने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस बीजेपी को हराने के लिए आपके साथ आना चाहते हैं, तो इन्हें मेरा साथ भी मंजूर नहीं है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से असुद्दीन ओवैसी लोगों के बीच में बोलते हैं, आने वाले समय में अगर महागठबंधन ने उनको साथ में नहीं लिया तो ओवैसी ये बात जरूर करेंगे?
अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, ओवैसी जी आज महागठबंधन में शामिल होने की बात उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट अभी तक कहीं कोई बात नहीं हुई है। और आरजेडी में चाहे लालू प्रसाद के पास पहुंचने की बात हो रही है कि भाई उनसे बात हुई है, तो ओवैसी जी जब चाहेंगे लालू प्रसाद जी से बात कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जब चाहेंगे लालू जी से फोन पर भी बात कर सकते हैं और मिलकर भी बात कर सकते हैं। तो गठबंधन में शामिल होने की बात अभी तक मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट तौर पर कहीं हुई है, सीधे तौर पर। ये मीडिया के माध्यम से ये बातें सामने आई है, और वह भी इसलिए कि ओवैसी जी पर अल्पसंख्यक नेताओं का दबाव है। अल्पसंख्यक नेताओं, मौलानाओं और मुस्लिम समाज, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं संतोष जी। संतोष जी का बड़ा आरोप है। जी हाँ, बोलते जाइए, बोलते जाइए जी। आरोप नहीं है, इसमें सच्चाई है कि उन पर दबाव है कि आप इंडिया गठबंधन के साथ लड़िए। क्योंकि उनका, ओवैसी जी का आप जनरल आप चर्चा कर लीजिए संसद के बीच भी, तो उनका था कि भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, वो हमेशा भाजपा को जिताने का काम करते हैं। तो अभी उन्होंने छवि, एक ओवैसी जी की अच्छी छवि बनी है, जो पाकिस्तान पर हमले के बाद ओवैसी जी जो बाहर गए और उन्होंने जो भारत का पक्ष रखा, तो एक अच्छी छवि बनी है। और अल्पसंख्यक समुदाय का उन पर दबाव है कि आप इस तरफ रहिए, इंडिया गठबंधन के साथ रहिए। और यही वजह है कि आज वो सार्वजनिक रूप से यह बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लालू प्रसाद से बात अगर वो करेंगे तो लालू प्रसाद इन्हें इंडिया गठबंधन में निश्चित तौर पर लेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद का भी मुख्य लक्ष्य है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। और पिछले बार ओवैसी जी जो ने कैंडिडेट दिया था, ओवैसी जी, मायावती और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन हुआ था, और उसके चलते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर निकल गए थे। उसमें मुकेश सहनी का भी कहीं ना कहीं योगदान था, उनके कारण भी पूरी बनी हुई थी। अगर ये लोग साथ रहते तो निश्चित तौर पर पिछले बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते। और इस बार भी यही है, अगर ओवैसी जी चाहेंगे तो इंडिया गठबंधन में मुझे लगता है कि लालू प्रसाद को कोई परहेज नहीं होगा उन्हें शामिल करने में, और वो शामिल कर लेंगे। और जहां तक मुस्लिम वोट बैंक की बात है, संतोष वोट बैंक हमेशा ज्यादा शराब पीता कि 10% छोड़ दिए तो 90% वोट बैंक उधर ही जाता है जो बीजेपी को हराने वाले लोग होते हैं। चाहे कांग्रेस हो, इंडिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चली जाती है अल्पसंख्यक समाज, चाहे किसी भी राज्य में हो। और विधानसभा चुनाव होते हैं तो बिहार में तेजस्वी यादव जिधर रहते हैं उधर चले, में अखिलेश यादव के साथ चले जाते हैं, और दिल्ली में केजरीवाल के साथ चले जाते हैं। तो ये मूल वजह है, और मुझे लगता है कि ओवैसी जी पर दबाव है, इस वजह से वो आज मीडिया में ये बात कर रहे हैं। और वो चाहेंगे, अगर सच्चे दिल से वो चाहेंगे तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में लिया जाएगा। आप अपनी, लेकिन अगर मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से रख दूं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं लालू प्रसाद जी, और 2-2, 3-3% के वोट बैंक वाले को उप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब दिखा रहे हैं, तो क्या ओवैसी जी की अगर राजनीतिक ताकत है और उनको उनकी जरूरत है, तो लालू प्रसाद जी के तरफ से कोई संवाद उनके पास नहीं जाएगा जो हम मीडिया में चर्चा कर रहे हैं? यह सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। दरअसल देखिए, एक कहानी बता रहा हूं दिल्ली की, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से कोई समझौता नहीं चाहते थे, यह मैं आपको बता दूं। दिल्ली में इस्लामिक सेंटर है, इस्लामिक सेंटर में मुस्लिम के तमाम इंटेलेक्चुअल्स ने अखिलेश यादव पर दबाव डाला कि अगर आप कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे तो हम आपके साथ, मुस्लिम आपके साथ नहीं जाएगा। अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि यूपी में कांग्रेस का रिवाइवल हो, यह हम आपको बता दें। उसके बाद लोगों के दबाव की वजह से अखिलेश यादव ने यूपी में अलायंस कर लिया। तब भी अलायंस किया जबकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जोरदार बेइज्जती हुई। एक सीट कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा को नहीं दिया, लेकिन वो क्या था? दबाव मुसलमान का था। मैं वही, आदिल हसन जी बेहतर होगा जवाब देंगे। आप पे बार बार आरोप लग रहा है, आप मीडिया में बोल रहे हैं ताकि आपके वोटर्स के पास पैगाम सही सलामत से जाए कि आप मिलना चाहते थे पर आप असल में मिलना नहीं चाहते। क्या ये सच बात है? पंकज साहब, आपके चैनल के माध्यम से और जितने भी चैनल में हमने साफ साफ, हमारे अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब ने, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब ने, और 2020 में भी हमने तेजस्वी जी से मुलाकात की थी, लालू जी से मुलाकात की थी, हमने मनोज झा जी से बात की थी, 24 से पहले भी बात की थी कि मिल के लड़िए,
हमारा उद्देश्य भाजपा को हराना है, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। अब कोई अकेले नहीं हरा सकता है भाजपा को। आज भाजपा बहुत ही मजबूत हो गई है, उसके पास साम दान दंड भेद हर कुछ है, ईडी सीबीआई सब कुछ है। और तेजस्वी जी के लिए आखिरी मौका है, याद रखिएगा, अहंकार किसी का नहीं रहा है, रावण का नहीं रहा है, तो कोई आखिरी मौका है। अगर ईमानदारी से उनके जो शुभचिंतक हैं लालू जी, क्योंकि लालू जी का बड़ा कद है, लालू जी दुनिया को ज्यादा समझे हैं। लालू, मेरा एकदम सही कहा एक पत्रकार महोदय ने जो कहा कि लालू जी कर लेंगे। हम यूपीए 1 यूपीए 2 में साथ थे भाई, हम कभी भाजपा के साथ नहीं रहे हैं। और 2005 में अली अशरफ फातमी साहब जो राजद के केंद्र मंत्री थे, उसके साथ ओवैसी साहब आकर राजद का कैंपेन किए हैं। नालंदा में कैंपेन ओवैसी साहब ने किया है। लालू जी से पूछिएगा, फातमी साहब से पूछिएगा कि कैंपेन आके किए हैं कि नहीं। ओवैसी साहब ओवैसी साहब कोई दूसरे देश के आदमी नहीं, ओवैसी साहब भी इसी देश की मिट्टी का एक धरोहर है। इंजीनियर आफ्ताब साहब मेरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जब लालू जी से मिले थे, उन्होंने साफ कहा था, लालू जी आप अपने बेटे को बनाइए, तेजस्वी जी को बनाइए मुख्यमंत्री, हमें कोई वो नहीं है, हमारे एमएलए को मत तोड़िए। आप राजद का 3 एमएलए टूट गया तो क्यों राजद बेचैन हो गई? तब तो उसको बोलेंगे मोदी जी से वो खुश हो गया, वो चला गया। कांग्रेस का एमएलए टूट गया, भाजपा में चला गया, तो क्यों बोलेगा कोई? एक विचारधारा, जब हम आपको अनकंडीशनल साथ दे दिए थे 2020 के बाद, स्पीकर चुनाव हुआ था, अवध बिहारी चौधरी जी को हमने साथ दिया था। जब भी विपक्ष का मामला हुआ था, हमने तेजस्वी जी को साथ दिया था, हम कभी विरोध नहीं किए थे। मेरे नेता का एक ही कहना है कि सीमांचल को उसका इंसाफ मिले, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज मिले, माइनॉरिटी को नजरअंदाज नहीं किया जाए। हमने, अख्तरुल इमान साहब ने एक भी एंटी माइनॉरिटी, एंटी हिंदू आज तक एक शब्द नहीं बोला। हमेशा उन्होंने दलित का मुद्दा होता है, पिछड़ा अति पिछड़ा, दरभंगा, नहीं, ये बताइए, आपने लालू जी को अप्रोच किया, आपने लालू जी को अप्रोच किया, तेजस्वी जी को अप्रोच किया, आरजेडी जवाब देने के लिए तैयार है। आपने अप्रोच किया, क्या सिर्फ मनोज झा तक रह गए? किसके पास अप्रोच किया और आप अपील क्या करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से? लालू जी से पर्सनली इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तरुल इमान साहब मिले कि लालू जी हम कहां गठबंधन का हिस्सा, आज नहीं 2024 से पहले की बात है। लालू जी से मिले कि मेरे एमएलए को मत तोड़िए, हम आपसे अलग नहीं है, आपका मकसद जो है वही मेरा मकसद है। तेजस्वी जी से मेरी मुलाकात हुई, अख्तर साहब की मुलाकात हुई, उनको 2020 से भी पहले तेजस्वी जी को बोला, मनोज झा जी को बोला, बाजाबते अच्छे से मुलाकात की। हम कोई लालच में नहीं है, हमारा दिल साफ है। राजद से हमारे यही उम्मीद है, अख्तरुल इमान साहब या एमआईएम, कोई अलग नहीं, मकसद एक है, भाजपा को हराना है। चलिए ठीक है, मकसद एक है। प्रमोद सिन्हा जी हाथ उठा रहे हैं, जवाब देंगे। आपने बहुत कुछ बोला, प्रमोद जी बोलेंगे। प्रमोद जी, क्या आपको मेरी आवाज? हाँ, बोलिए प्रमोद जी। हाँ, देखिए, ये कह रहे हैं सबसे पहले तो जनता किसी को मुख्यमंत्री बनाती है, और बिहार की जनता 2020 में ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपना जन आशीर्वाद देने का काम किया था। कुछ सीटें जो शासनादेश के बल पर एनडीए जीतने का काम की, कहीं 11 वोट, कहीं कितना वोट, ये मात्र मामूली सा अंतर रह गया था। और आपने देखा था इस बात को नहीं, ये सच है, ये सच है। 12,500 वोट की कमी से आपके नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाए पूरे बिहार में। तो इसमें एमआईएम की क्या गलती है? तो वही कह रहे हैं कि हमारे नेता, चाहे इन्होंने कहा सीमांचल के विकास की बात, तो हमारे नेता तो अभी ही कह चुके हैं। नहीं, तो आप एआईएमआईएम को लेना चाहिए, ये बात करेंगे लालू जी से, बनाने का काम करेंगे। लालू जी को ये मैसेज देंगे, तेजस्वी जी को, जो ये बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए पंकज जी, मैंने पहले बार मैं एक ही बात को बोल रहा हूं कि नीतिगत मामलों के लिए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अधिकृत हैं। और ये जो बातें मीडिया के माध्यम से जो कहना चाहते हैं, अभी तो संतोष जी ने भी तो कहने का काम किया ना। संतोष जी ने कहा कि क्या जाकर के उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे क्या इन्होंने बात करने का काम किया? क्या सिर्फ जो है सिर्फ एक मीडिया में अपनी बातों को रख देना, और अब कह रहे हैं कि 2024 के पहले मैंने ये बातें कही थी, 2020 के पहले मैंने ये बातें नहीं, इधर 2 सप्ताह से लगातार बोल रहे हैं। अरे मीडिया में कोई तब आता है ना जब आप उनकी बात नहीं सुनते हैं। जैसे आपके राजनीतिक वजह हैं, वैसे ही इनके भी राजनीतिक कारण हैं। लेकिन मीडिया में तो कोई बाद में आता है। मनोज झा से मिले ही और लोगों से मिले ही, अख्तरुल इमान को आप जानते ही हैं। आदिल साहब बोलिए, जल्दी बोलिए, अब समय की सीमा पूरी कर रहे हैं हम लोग।
सर, जितने भी आरजेडी के सेकंड लाइन लीडरशिप है, सबको अख्तरुल साहब की पर्सनली बात हुई, मुलाकात हुई। उनको उन्होंने कहा, इंजीनियर आफ्ताब साहब हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने पहले ही लालू जी को पर्सनली मिलकर, जब लालू जी बुलाए थे, मिलकर हम लोग ने कहा कि आप हम आपके साथ हैं, आप बनाइए तेजस्वी जी को, हमारी लड़ाई भाजपा से है। और जितने भी सेकंड लाइन लीडरशिप है, सबको कहा कल मिलवा दीजिए लालू जी से, कल अख्तरुल साहब मिलना तैयार है। जब हम खुला प्रेस में आपको इतनी बात बोल दिए, अगर आपके नियत में साफ है, पॉजिटिविटी है, तो आप आइए, मिलकर भाजपा को हराइए। आप क्यों ये दिमाग में रखे हुए हैं कि खाली ये वोट बैंक? आपका मकसद अगर भाजपा को हराना है, ईमानदारी से हराना है, सीमांचल के साथ न्याय करना है, सीमांचल के चलिए, लोग को ठीक है, इंसाफ देना है, ठीक है, आप तैयार ठीक हैं। है, ठीक है। अब आपकी बात, के लिए तैयार है। आपकी बात पहुंच जाएगी। मुझे लगता है डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी, संतोष कुमार जी, प्रमोद सिन्हा जी, आदिल हसन साहब, देखिए, आप जो बात उठा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं अगर लालू जी को आपकी जरूरत होगी तो आप तक उन तक बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इंदुकान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है, तो आपकी बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल एक हो, दिल साफ हो, तब तो ऐसी बात होगी। अगर उनको लगेगा कि उनका वोट ही आप ले जाएंगे, तो फिर आपको साथ क्यों रखेंगे? और वो साथ नहीं रखेंगे, इस बात का एहसास आपको भी है, इसलिए आप मीडिया में कहना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आपको भी अपना वोट साधना है, यह भी हकीकत है। इसलिए आप राजनीतिक लड़ाई इसको बना रहे हैं और लड़ना चाह रहे हैं। चलिए, ये डिबेट हम कंटिन्यू रखेंगे, समय की सीमा पूरी हो चुकी है। आदिल हसन साहब, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोल लीजिए। हम डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहते, बीजेपी हराना है, यही मकसद है। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी, जी जी जी। एक चीज और, आदिल जी सही कह रहे हैं कि इसी इंडिया गठबंधन के लोगों को जब राज्यसभा में जरूरत पड़ी थी, तो आपके यहाँ चर्चा भी आई, तब तो आपने समर्थन ले लिया था AIMIM का। हाँ, उसमें तो कोई गुरेज नहीं हुआ, वहां शिवसेना भी थी। और अब किस चीज का गुरेज? नहीं 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 नहीं, वो आप भी बेहतर जान रहे हैं किस बात का गुरेज है। राजनीति दोनों तरफ से है, वोट दोनों को चाहिए, और वोटर्स वही हैं, तो इनको लॉन्चिंग पैड क्यों देंगे लालू जी? बड़ा सीधा सा सवाल है। और ये विक्टिम कार्ड क्यों नहीं प्ले करेंगे? ये तो कहेंगे ही कि देखो, हम मिलना चाह रहे थे, इसलिए हम हमारा साथ नहीं ले रहे हैं। बहरहाल, बिहार की बात में आज डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और सवाल यही उठता है कि क्या असुद्दीन ओवैसी का साथ लालू प्रसाद लेंगे? डॉक्टर इंदुकान जी, संतोष कुमार जी, आदिल हसन साहब, प्रमोद कुमार सिन्हा जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।